नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश PSC के यूनिट नंबर 10 में है, एक टॉपिक है। और इसमें अभी तक हम 8 या 9 8 आयोग पढ़ चुके हैं, महिला आयोग तक हम पढ़ चुके हैं और ये हमारा 9वां लेक्चर है। तो और ये वीडियो मैं आप तक लेकर के आया हूँ। मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये बना कैसे, इसका गठन कब हुआ, आयोग की संरचना के बारे में हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा कितने अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, क्या इनको कैसे नियुक्त किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसका टेन्योर हम देखेंगे, अध्यक्ष सदस्यों का सर्विस कंडीशंस हम देखेंगे, कौन डिसाइड करता है, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये भी हम इसमें जानेंगे। निष्कासन के बारे में भी हम ये देखेंगे कि ये इनको कौन हटाता है या इनको जो रिमूव करने का प्रोसेस क्या है वो हम देख लेंगे। आयोग के जो फंक्शन और इसके जो पावर हैं वो भी हम देख लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। काफ़ी सिंपल है, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख लेते हो तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो भी हम सीधे सीधे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है उसका गठन कब हुआ। तो ये है 5 मार्च 2007 को इसका गठन हुआ। कब हुआ? तो 5 मार्च 2007 को। ठीक है, किस आधार पर हुआ? तो एक बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, एक्ट है 2005 का, उसके आधार पर इसको बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका बेस क्या है, यानी कि इसका आधार क्या है। तो आधार है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। और इस अधिनियम में जो जो प्रोविजंस हैं, जो जो प्रावधान है वो बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाए, बेहतर ढंग से उनका क्रियान्वयन हो पाए, इसके लिए आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया? तो 5 मार्च 2007 को। किसके द्वारा बनाया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, ये केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक आयोग है 5 मार्च 2007 को। अब इसके बाद ये एक सांविधिक संस्था है। अभी तक आप समझ चुके होंगे सांविधिक और संवैधानिक क्या है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये एक सांविधिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, तो दोनों ही हैं ये। मान लो पहला ऑप्शन दे दिया उसने सांविधिक, दूसरा दे दिया गैर संवैधानिक, तीसरा दे दिया इसने ए और बी दोनों, फाइनल इसने 4 दे दिया जो है इसने इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है ए और बी दोनों। ये सांविधिक भी है, गैर संवैधानिक भी है। गैर संवैधानिक में क्यों बोल रहा हूँ? गैर संवैधानिक का मतलब ये है वह संस्था, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है तो वह संस्था या वो जिसका वर्णन संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। और इस जो अधिनियम है या जो आयोग है इसका काम क्या है? तो 0 से 18 वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 0 से 18 वर्ष की आय के जो बच्चे हैं उनको ही संरक्षण प्रदान करता है। वहाँ अगर ऑप्शन में कुछ भी मिल जाता है 0 से 14, 6 से 14 या कुछ भी, तो आपको केवल 0 से 18 आपको ये याद रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो शांता सिन्हा हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियंक कानून को। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। क्या क्या था, हमने क्या क्या देखा उसमें। अब वो स्लाइड चेंज करते ही हम थोड़ा देखिए दूसरी स्लाइड। 5 मार्च 2007 को बना, किस आधार पर बना? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उस आधार पर इसको बनाया गया। और जब इस आधार पर बना तो ये एक सांविधिक संस्था है और कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको इसमें बच्चा माना गया है। और ये हो गया। इसके बाद इनके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो शांता सिन्हा है और वर्तमान कौन है? तो वो है वर्तमान प्रियंक कानून को। अब हम ये देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसमें 6 सदस्य होंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो दोस्तों अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि किसी की भी नियुक्ति कर दी जाएगी, उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जिसने बाल
कल्याण के लिए, जिन्होंने बच्चों के हित में कोई असाधारण या उत्कृष्ट कोई काम इसने अपने जीवन में किया हो। और इसको जो रिकमेंड करेगी, जिस भी मान लीजिए 3 नाम उनके पास आते हैं, कोई भी तीनों नामों पर विचार करेगी एक चयन समिति, और उस चयन समिति जो होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को चुनने वाले या अध्यक्ष को रिकमेंड करने वाली चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री, और इसमें 2 सदस्य और होते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नामित होते हैं। जब ये इसको रिकमेंड करेगी तो केंद्र सरकार के द्वारा इन महोदय की यानी कि अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी। और सदस्य कौन है? तो इसके जो सदस्य होंगे वो 6 होंगे, कम से कम इनमें 2 महिलाएं होंगी, और निम्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति ही इसके सदस्य बन सकते हैं। जिसको बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिसने कुछ अच्छा काम किया हो, देखभाल कल्याण के बाल कल्याण के लिए जिसने कोई अच्छा काम, मनोविज्ञान की जिसको बहुत अच्छी जानकारी हो, या जो इस क्षेत्र में काफ़ी नॉलेज रखते हो, ख्याति प्राप्त कोई व्यक्ति जो मनोविज्ञान के, बाल विकास और समाजशास्त्र। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये क्षेत्र भी आप याद रख सकते हो। अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो ये भी आप बता सकते हो, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ टफ ऐसा कुछ है नहीं है, आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो टेन्योर है अध्यक्ष का वो क्या है, 3 वर्ष और 65 वर्ष। सदस्य का 3 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो जाए, या तो वो 3 वर्ष अपने पद पर पहले हो जाए, या उसकी एज 65 साल पहले हो जाए, तो तब तक वो अपने पद पर रहेगा। अधिकतम 2 बार उसको नियुक्त किया जाएगा। सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है? तो केंद्र सरकार। त्याग पत्र भी अपना केंद्र सरकार को देंगे, और ये इनको हटाएगा कौन? तो उनको हटाएगी भी केंद्र सरकार। किन आधारों पर हटाएगी? तो बिना सूचना के अगर अपनी 3 बैठकों में शामिल ना हो तब इनको हटाया जाएगा। दिवालिया हो जाए या साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, और दूसरा कहीं और वेतन नियोजन नहीं लगे हों। तो इनमें कहीं भी आप एक चीज देखोगे कि कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और इनका ऐसा ज्यादा जिक्र नहीं है, आपको केवल केंद्र सरकार याद रखना है। तो 3 वर्ष या 65 वर्ष अध्यक्ष के लिए, सदस्य के लिए क्या है? तो 3 वर्ष और 60 वर्ष है। अधिकतम 2 बार ये नियुक्ति के पात्र होंगे, और केंद्र सरकार, ये सब कुछ ये हम अभी देख चुके हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं आयोग की शक्तियां और उसके कार्य। तो दोस्तों, किशोर संरक्षण गृह जो हैं, जिनमें बालकों को संरक्षण दिया जाता है, या वहां पर जो रह रहे होते हैं, तो उनके जो किशोर संरक्षण गृह जो होते हैं, उनका जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं, इंस्पेक्ट उनको जाकर के कर सकते हैं कि उनमें खाना प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं है, साफ सफाई रहती है कि नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है कि बच्चों पे कोई वहीं पे एंटर मार रहा हो, पीछे जाकर के उन पे डंडे बरसाए जा रहे हो। तो ये क्या कर सकते हैं? इनका निरीक्षण करने की शक्ति इनके पास होती है संस्थानों का। दूसरा, बाल मजदूरी जो पर रोक लगाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, बाल मजदूरी। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट भी जो 1986 का है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। तो ये क्या, बाल मजदूरी पर रोक लगाने का काम करते हैं। बाल मजदूरी आप आए दिन अपने देखते होंगे, किसी चाय के ठेले पे, किसी पोहे के ठेले, पोहा या कहीं भी आप अपने आसपास ही देखते होंगे कि एक 8 साल का 10 साल का बच्चा वहां पर बर्तन धो रहा है। तो उस पर ये रोक लगे प्रॉपर तरीके से। रोक लगाने का मतलब ये नहीं है कि जाकर के उन्होंने देखा करे यहाँ पर तो बच्चा काम कर रहा है, तो जो भी उसका ओनर है चाय के ठेले वाला, और उसको उठा करके फटाक से उसमें जो है केस वेस लगा दिया। ऐसा अब करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें ये सरकार का फेलियर है। सरकार ऐसा कर देगी तो क्या होगा, चलो मान लो अगर सरकार ने ऐसा कर दिया, उस पर केस लगा दिया, तो आगे से क्या होगा, कोई भी उन बच्चों को रोजगार तक नहीं देगा, बच्चा बेचारा मजबूरी बस भीख मांगेगा। इससे अच्छा है कि वो ये काम करे, भीख मांगने से बढ़िया है कि चलो वो काम तो कर रहा है। तो सरकार का फेलियर ये है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, उन पे अगर रोजगार होगा तो ये नौबत ही नहीं आएगी बच्चों के काम करने के लिए। और अगर आती हुई तो सरकार उस पर जो भी है विचार करे ढंग से। तो इसको खत्म करने का प्रयास करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं कंपलसरी जो एजुकेशन है, फ्री, इसके लिए प्रयास करना है। तो दोस्तों, एक यहाँ पर आप याद रख सकते हो, एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके तहत शिक्षा को क्या बना दिया गया था, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दे दिया गया था, और आर्टिकल 21A के तहत इसको रख दिया गया था। ठीक है, तो इसमें
एक जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाया गया था 2009 का, ये पारित हुआ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009, जिसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सरकार क्या करेगी, उनको जो राज्य क्या करेगा, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। ये अधिनियम था 2009 में ये पारित हुआ और 2010 में इसको लागू कर दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने देखे हुए हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बताओगे 2009 में। इसको लागू कब किया गया, तो 2010 में लागू किया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया, तो 2002 में बनाया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो 86 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके द्वारा बनाया गया था। ये आप याद रख सकते हो। अब बच्चों के एक काम इनका ये भी है कि बच्चों के जो संवैधानिक और कानूनी अधिकार हैं उनका ये वायलेशन ना हो पाए, उनका उल्लंघन ना हो पाए, उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करते रहते हैं। और इसके क्षेत्र में, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान यानी कि रिसर्च का काम भी ये करते रहते हैं कि कैसे किस तरीके से हम बालकों के जीवन को बेहतर बना पाए, कैसे उनको अच्छी शिक्षा हम प्रोवाइड करा पाए, कैसे हम मान लीजिए बाल मजदूरी को रोक सकते हैं। तो उसमें लगातार ये रिसर्च करने का काम भी करते हैं। बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, अवेयर करने का काम भी बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी भी अगर मुद्दे को खत्म करना है, किसी भी सामाजिक बुराई को अगर खत्म करना है, तो लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बाल अधिकारों के प्रति लोगों को जो है अवेयर करना, वार्षिक रूप से केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार को रिपोर्ट देना, ये भी आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार को कौन देगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य सरकार को कौन देगा, मान लीजिए मध्य प्रदेश का भी हम पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग किसको देगा, तो मध्य प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। हर वार्षिक मतलब हर कब देगा, तो हर 1 साल में देगा। इस मामले की जांच के दौरान, किसी भी मामले की जांच के दौरान इस पर दीवानी अधिकार होते हैं। मान लीजिए कोई मामला आया, उसकी जांच इस आयोग के द्वारा करी जा रही है, तो केवल इसके पास दीवानी राइट्स हैं। और ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि वो जाकर के उस मामले में जाकर के किसी भी जो एक्यूज है, जो व्यक्ति है या जो अपराधी है, उसको सजा सुना दे। ये सजा नहीं सुनाएंगे, सजा कोर्ट के द्वारा ही सुनाई जाएगी। उस तरीके से ये रिकमेंड करेंगे कि ऐसे ऐसे ये मामला आया है और इस पे आप जल्दी से आप एक्शन लीजिए। तो इसके पास कौन सा दीवानी अधिकार होते हैं। ये किसी भी मामला, जैसे कहीं भी किसी कोर्ट में कोई मामला बच्चों से रिलेटेड चल रहा है, तो ये सब बच्चों से रिलेटेड कोई मामला होगा तो उससे सारे डॉक्यूमेंट से मंगा सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं उस केस को, और कोई भी किसी प्रकार की ऐसी तो कोई रोक नहीं है। तो ये दीवानी अधिकार इनके पास होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो बता दीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दोस्तों इसमें और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में केवल 2 फर्क आपको याद रखने हैं। एक तो ये कि इसकी स्थापना 22 दिसंबर 2007 को हुई थी, और दूसरा इसका मुख्यालय भोपाल में है। बस बाकी सारी चीजें सभी कॉमन हैं जो हमने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पढ़ी थी। कैसे उसको राष्ट्रीय बाल अधिकार का क्या था, तो 5 मार्च 2007 में ये बना था, मतलब उसका गठन किया गया था, और उसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो नई दिल्ली में था। संरचना वही है, एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे। अध्यक्ष होगा तो क्या होगा, अध्यक्ष जो है उत्कृष्ट जिसने काम किया हो बाल अधिकार के क्षेत्र में, और इसको नियुक्त कौन करेगा, तो इसको नियुक्त राज्य सरकार करेगा। उसको कौन करता था, उसको केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति करता था। इसमें भी 6 सदस्य हैं, उसमें भी 6 सदस्य होंगे। अब पदावधि क्या रहेगी, तो अध्यक्ष की क्या थी, हमने उसमें देखा, बताइए अध्यक्ष की क्या थी, तो 3 वर्ष या 65 थी। सदस्य की क्या थी, तो सदस्य की 3 और 60 थी। ये भी हमने देखा। सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा, तो वो राज्य सरकार करेगी। हटाएगा कौन, राज्य सरकार हटाएगी। या अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो ये राज्य सरकार को देंगे। तो सीधी सीधी बात क्या है, सीधी सीधी बात ये है कि जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी में क्या होता है, जो रणछोड़दास होता है वो क्या करता है, वो जब वो स्पीच देने जाता है, वो क्या नाम होता है उसका, नाम मेरे माइंड से स्लिप हो गया यार। तो वो क्या करता है, वो जैसे जहाँ पर चमत्कार की जगह बलात्कार रख देता है, आप सभी लोगों ने वो सीन देखा होगा, चमत्कार की जगह बलात्कार लिख देता है। वैसे ही आपको क्या करना है, केंद्र सरकार की जगह यहाँ पर राज्य सरकार कर दो, बाकी सारी चीजें कॉमन है, ये आपको याद रखना। इसके बाद हम यहाँ पर ये और देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आप देखोगे तो एक एक एक्ट आया था पोस्को, ये काफी फेमस है पोस्को, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड
फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट कब का है? ये 2012 का है। और ये किससे रिलेटेड है? तो जो सेक्सुअली हरेस ना बच्चों को किया जाए उस तरीके से, उस पर रोक लगाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। दूसरा क्या, 2 बैठकों के बीच कम से कम कितने माह का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 3 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, ये आप याद रख सकते हो। हमने क्या देखा था कि किसी भी जो अध्यक्ष है उसको केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है। किस आधार पर हटाया जा सकता है? अगर वो 3 बैठकों में लगातार 3 बैठकों में हिस्सा नहीं लेता है। ये आपका अब 3 बैठकों में हिस्सा नहीं लेता, वो जो 3 बैठकें हैं उनमें मैक्सिमम 3 माह का ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 3 में नहीं, मतलब एक मान लो 1 जनवरी को होती है तो चलो 1 फरवरी को नहीं हो चलेगा, 1 मार्च को नहीं हो चलेगा, लेकिन 1 अप्रैल को हो जाए बेटर है, क्योंकि इससे ज्यादा का अंतर नहीं चलेगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट पूछ लिया जाए कब का है? तो 1986 का है। चाइल्ड मैरिज एक्ट पूछ लिया है तो कब का है? 2006 का है। और एक बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता आपसे पूछे जा सकते हैं तो कैलाश सत्यार्थी बता देना। 1980 का ये आंदोलन है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। और ये CPCR का एक मेल आईडी है। अगर आप कुछ भी बच्चों से रिलेटेड कुछ भी आप ऐसा देखते हो जो आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है बच्चों के साथ यहाँ पर, तो आप पूरा का पूरा जो मामला है इस पे मेल कर सकते हो। बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपको काउंसलिंग नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी आप देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको अभी तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन लगातार बने रहता है और हम आगे वीडियो लाने की जरूर लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद।